दिस वंडरफुल डिवाइस, टेराहर्ट्ज डिवाइस, इस डिवाइस से हमको मिलती है टेराहर्ट्ज एनर्जी, क्वांटम एनर्जी एंड हीट एनर्जी, राइट। टेराहर्ट्ज और हीट में जो टेराहर्ट्ज है वो सेल के लिए काम करती है, सेल को रिपेयर करती है। क्वांटम एनर्जी आपकी मेरिडियन में जाकर मेरिडियन में एनर्जी को क्लियर करती है और हीट सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है। ये बात बिल्कुल साफ रहना चाहिए कि इस डिवाइस में हीट है, इस डिवाइस में टेराहर्ट्ज है, इस डिवाइस में क्वांटम एनर्जी है। क्वांटम एनर्जी एक ऐसी चीज है जो आपको बंद मशीन से भी मिल जाएगी, क्योंकि क्वांटम चीजों के लिए आप उसको एनर्जाइज करने की जरूरत नहीं कि तभी काम करेगी। क्वांटम ऐसी है जैसे आपने मूंगा मोती या पुखराज पहना है, वो भी क्वांटम एनर्जी दे रहे हैं, बंद में दे रहे हैं, वैसे इसका क्रिस्टल भी आपको क्वांटम एनर्जी देगा। मिल्टन जी, कैसी रात गुजरी आपकी? आपने कल ट्राई किया पिलो के नीचे मशीन रख के सोने वाला? तो यस सर, डेफिनेटली मैंने किया। अच्छा। एज इट इज मैं बहुत थका हुआ, तो आई रियली कांट से कि बहुत अच्छा नींद आया। मुझे अच्छा। तो रोज अच्छा नींद आती है। अच्छा, रोज अच्छा नींद आता है तो आप फर्क नहीं महसूस कर पाए कुछ? यस सर, बिकॉज आई मुझे 4.5-5 घंटे के ऊपर नींद मेरे सुख में नहीं है, मैं इतना ही सोता हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं। लेकिन आप इसको ट्राई करेंगे तो आपको खास करके चेंज उनको महसूस होता है जिनको प्रॉब्लम हो। जिसकी नींद में कोई प्रॉब्लम नहीं, उसे कोई महसूस नहीं होगा, लेकिन जिनको स्लीप का प्रॉब्लम है या कोई बुरे सपने आते हैं या कुछ इस तरह की बात है तो उनको डेफिनेटली पता लगेगा, बिकॉज क्वांटम एनर्जी हेल्प्स अ लॉट। अब इससे हमको प्रोटोकॉल में सबसे पहला काम कौन सा करना है? सबसे पहला काम करना है पानी को चार्ज करना। पानी को चार्ज करने के लिए 2 गिलास पानी पीना होता है, ये 1 गिलास पानी है। 1 लीटर पानी को 1 मिनट लगता है। उस हिसाब से अगर साइज देखें तो रफली 200 ml और 150 ml के बीच पानी है, राइट। तो इसको लगेंगे 10 से 15 सेकंड। तो 10 से 15 सेकंड आप इसको ब्लो कर दीजिए, मशीन को ऑन करके यूं ब्लो कर दीजिए। और अगर ये मेटल का ग्लास हो तो भी आप कर सकते हो, लेकिन इस तरह से नहीं, क्योंकि मेटल में से टेराहर्ट्ज आर पार नहीं जाता है। तो मेटल होगा तो आप इसको ऊपर से ब्लो करेंगे इस तरीके से। लेकिन ग्लास है या अदर देन मेटल कुछ भी है, आप उसको थ्रू द बॉडी ब्लो कर सकते हो। इस तरह से ब्लो कर लेने के बाद फिर आप इस पानी को पीकर स्टार्ट करें। रिकमेंडेड है 2 गिलास पानी, लेकिन 2 गिलास अगर नहीं पी पाते हैं तो आप 1 गिलास पानी पी के शुरू करिए। ये पानी हल्का गर्म हो तो अच्छा, और गर्म अगर नहीं पीने की आदत है, नॉर्थ में लोग नहीं पी पाते हैं गर्म पानी, उनकी आदत में नहीं होता है, तो आप सादा रूम टेम्परेचर का पानी पीजिए, ठीक है। ठंडा मत पीजिए, राइट। और 1 गिलास पीने के बाद जब प्रोटोकॉल के बीच में 15-20 मिनट गुजर जाएंगे तब आप 1 गिलास और पी लीजिए। तो आपको 10 पॉइंट प्रोटोकॉल मैं बताता हूं यहाँ पर कि ये 10 पॉइंट का प्रोटोकॉल होता क्या है। इसका एक चार्ट है, वो मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, और आप लोग उसको उससे परिचित भी हैं। 1 मिनट में ग्रुप में यहाँ पे जूम पर शेयर करता हूँ इसको। शेयर शेयर शेयर, यस, इट्स हियर। नाउ यू कैन सी, ये है हमारा 10 पॉइंट प्रोटोकॉल, राइट। 10 पॉइंट प्रोटोकॉल में 2 गिलास पानी, इससे शुरू करना है। फिर अब हाथ की हथेलियां सबसे पहले, राइट, इस पर 2-2 मिनट करना है, पूरी हथेलियों में घुमाना है और बीच वाले को ज्यादा फोकस रखना है। पैर के तलवे, बैकबोन, ये तमाम जो 10 जगह आप यहाँ पे देख रहे हैं, आज हम एक एक जगह को डिटेल में देखेंगे और ये समझेंगे कि इसके हमको बेनिफिट्स क्या है। अभी तक आपको बताया इसको करना है मतलब करना है, लेकिन आपको ये नहीं बताया कि इसको करने के फायदे क्या होंगे। तो आज हम ये देखेंगे कि इसको करने के फायदे क्या हैं, कैसे किया जाता है, इसको देखते हैं। जैसे हथेली को करना है, तो हथेली को जब हम ब्लो करते हैं तो आप इसको बहुत पास से ब्लो ना करें। इतने पास से अगर आप ब्लो करेंगे तो इसकी नोजल ब्लॉक होगी, हाफ ब्लॉक हो जाएगी, तो ये हीट अप होने लग जाएगा कम से कम 6 से 8 इंच। और 6 से 8 इंच में भी गर्म लगता है तो आप डिस्टेंस बढ़ा लें। आप डिस्टेंस कितना भी बढ़ा लोगे, 13 हर्ट्ज आपको मिलेगा। अगर इससे निकलने वाली हवा हाथ पर फील हो रही है, इसका मतलब 13 हर्ट्ज मिल रहा है। डिस्टेंस बढ़ाने से हीट कम हो जाएगी, 13 हर्ट्ज कम नहीं होगा। आप इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं,
बीच में छोटा सा सर्कल बनाते हुए फिर सर्कल को बड़ा करते जाएं, बड़ा करते जाएं, बड़ा करते जाएं, जब इतना बड़ा हो गया फिर वापस बीच में पहुंच जाएं। तो ऐसे करके आपको 2 मिनट लगाने हैं एक हाथ पर और 2 मिनट लगाने हैं दूसरे हाथ पर। तो जहां रेड डॉट बनी है वहां पर आपको ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, राइट। अब मैं आपको दिखाता हूं प्रोटोकॉल एक एक करके, और एक एक करके उसके बारे में हम आपको चर्चा करते हैं कि उसका क्या महत्व है, हमें क्यों करना चाहिए, शेयर करते हैं। पहला पॉइंट ये आपको विजिबल है आपकी स्क्रीन पर, नाउ यू कैन सी। और यहां पर हर पॉइंट के साथ उसकी मेरिडियन का नाम लिखा हुआ है, और उसी मेरिडियन के नाम से उसको एक्यू पॉइंट कहा गया है। इसको लाओ गोंग एक्यू पॉइंट कहते हैं, जो रेड डॉट बनी हुई है वो जगह, और इसका संबंध भी उसी मेरिडियन से है। हाथों पे जब आप ब्लो करते हो फ्रेंड्स, तो ये जो मेरिडियन है डायरेक्टली कनेक्टेड है हार्ट से, और ये हार्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। अगर आपको ये पता लग जाए कि भाई मैं हथेलियों में 2-2 मिनट दे रहा हूं, और ये 2 मिनट यहां करने से मेरे हार्ट को प्रोटेक्शन मिल रही है, मेरा हार्ट प्रोटेक्ट हो रहा है, तो ये 2 मिनट कभी आपको वेस्टेज लगेगा ही नहीं टाइम का। आप बड़े दिल लगा के करोगे, क्योंकि सीधा दिल पे असर होना है, हार्ट पर असर हो रहा है, राइट। इसके अलावा इसका जो बेनिफिट है, ये मन को शांत करता है, आपके माइंड को काम करता है। काम मतलब शांत करना। अगर मन में ओवर थिंकिंग चल रही है, एंजाइटी हो रही है, मन में उथल पुथल मची हुई है, आप हाथों पर करिए, आपका मन शांत होगा। आप देखें जिस तरह का डायग्राम बनाया हुआ है, आप देखें अगर हम प्रार्थना में बैठते हैं या ईश्वर के आगे बैठते हैं तो हम हाथों को यूं ही तो रखते हैं, और सिर्फ हाथों को यूं रखने से ही जो हम ब्रह्मांड की ऊर्जा, यूनिवर्स से जो आई हुई एनर्जी को रिसीव करते तो वो भी मन शांत होने लग जाता है। यहाँ तो आपको क्वांटम एनर्जी और टेराहर्ट्ज एनर्जी ब्लो के माध्यम से मिल रही है, तो हथेलियों पे जब ब्लो करेंगे 100% ये मन को शांत करेगा। तो यहाँ पर जब हथेलियों में किया तो एक तो हार्ट का बेनिफिट हो गया, दूसरा मन शांत हो गया। ये हमारे हार्ट को प्यूरिफाई करता है, और हमारे अंदर अग्नि तत्व को, फायर एलिमेंट को, फायर एलिमेंट को शुद्ध करता है। अगर हमारी अग्नि तत्व कमजोर पड़ गई है तो उसको एनहेंस करता है। अगर हमारा किसी रीजन से फायर एलिमेंट डिस्टर्ब हो रहा हो, तो इन पॉइंट पे करने से फायर एलिमेंट बैलेंस होता है। ये इमोशंस पे काम करता है, ब्लड प्रेशर को स्टेबलाइज करता है, और हार्ट रेट को स्टेबलाइज करता है। तो अब सोचिए, ये फायदे जानने के बाद कौन कहेगा कि यार 2 मिनट हथेलियों पे लगाना वेस्टेज ऑफ टाइम है। दिस इज सो वंडरफुल जो आप पहला काम कर रहे हैं, दिस इज गिविंग दीज बेनिफिट्स, राइट। अब इसके बाद बारी आती है पैर के तलवों की। पैर के तलवों पे जब आप ब्लो करते हैं तो योंग क्वान एक्यू पॉइंट कहते हैं इसको, और इस का जो सबसे बड़ा रोल है वो आपकी हेल्थ की रक्षा, आपके स्वास्थ्य की रक्षा करना, आपको बीमारियों से बचाना। और ये पॉइंट ऐसा है कि इस पॉइंट पे एक्यूप्रेशर वाले भी आपको, वो आपने देखा होगा, एक एक्यूप्रेशर प्लेट होती है जिसमें नुकीले नुकीले छोटे छोटे पिरामिड टाइप के बने होते हैं, जिसके ऊपर आपको कहा जाता है खड़े होइए, पैर को चलाते रहिए। अल्टीमेटली वो भी यहीं पर काम कर रहे हैं, और यहाँ पर काम करने से डिसीज प्रिवेंशन होती है, हेल्थ आपकी बेहतर रहती है। अगर आपके तलवे हेल्दी हैं, आपके सोल हेल्दी है, पैरों की ये जगह अगर हेल्दी है, तो आप ये मानिए कि आपके स्वास्थ्य का बहुत कुछ यहीं से सही है। ये आपके किडनीज के लिए काम करता है। यहाँ से आप यहाँ से जब करते हैं ब्लो, तो नर्व की वीकनेस खत्म होती है, टायर्डनेस खत्म होती है, इंसोम्निया में रिलीफ मिलता है। जिसको नींद ना आने की प्रॉब्लम है वो यहाँ पे करे। हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए अच्छा पॉइंट है, एंजाइटी, डायबिटीज, साइनस, कोल्ड और किडनी, प्लस ओवरऑल हेल्थ केयर। अब देखिए, अगर इतने बेनिफिट्स हैं तो 2-2 मिनट तलवों पे रोज लगाना, यानी कि मैं नर्व्स को वीक नहीं होने दे रहा हूँ, टायर्डनेस नहीं रहेगी, एनर्जी रहेगी, नींद अच्छी आएगी, ब्लड प्रेशर में आराम मिलेगा, एंजाइटी और डायबिटीज और साइनस इसमें तक रिलीफ मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि पैर के तलवों से अगर कोई चीज जाती है तो वो आपके सिर तक पहुंचती है। ऐसा नहीं कि वो पैर के तलवों में है तो पैर के तलवों तक सीमित है, वो सिर तक पहुंचती है।
आप देखें नेचुरोपैथी वाले क्या करते हैं, डायबिटीज वालों को नीम और करेला एक थाली में दे के टुकड़े काट के कहते हैं पानी डाल के इसको पैरों से कुचलते रहो, दबाते रहो। कब तक करो? जब तक ये नीम और करेले का टेस्ट आपकी जीभ में ना आ जाए। और वो जीभ में टेस्ट क्यों पहुंच रहा है? क्योंकि पैरों के थ्रू होते हुए, ब्लड से होते हुए, बॉडी से ट्रेवल करते हुए जीभ तक पहुंचता भी है, महसूस होता है। होम्योपैथी में बहुत सारी दवाइयां हैं जो पैर के तलवों से दी जाती है। तो जब आप पैरों के तलवों पर टेराहर्ट्ज और क्वांटम एनर्जी दोगे तो ये आपकी नर्व वीकनेस, टायर्डनेस, इंसोम्निया, हाई बीपी सभी में काम करेगा ही करेगा। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ये हमारी बैकबोन। बैकबोन जिसमें हम डाउनवर्ड ब्लो करते हैं, ऊपर की तरफ ब्लो नहीं करते। अगर हाई बीपी का पेशेंट नहीं है तो ऊपर की तरफ भी ब्लो कर सकते हैं, लेकिन हाई बीपी पेशेंट है तो ओनली डाउनवर्ड, डाउनवर्ड, राइट। इसको डाउनवर्ड क्यों लिख दिया है? क्योंकि यहां पर आपको नहीं पता है कौन बीपी का पेशेंट है कौन नहीं है। मेजर किया आपने? नहीं, उसने भी नहीं किया। और कल को बीपी शूट हो जाए, कुछ हो जाए, तो इससे ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन रिकमेंडेड है। यहां पर आप डाउनवर्ड जब स्पाइन पे करते हो तो यहां पर किडनीज को बेनिफिट मिलता है। वीक किडनी अगर है तो ये मेल स्पर्म को अफेक्ट करती है, जो जाके कॉज बनता है इनफर्टिलिटी का। तो जिनको इनफर्टिलिटी का इश्यू है, जिनको इसमें कोई बेनिफिट चाहिए, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बैकबोन। बैकबोन को जरूर ब्लो करें। और स्पेशली वुमेन के लिए जिनको सर्दी बहुत जल्दी लग जाती है एंड दे हैव सम डिफिकल्टी टू गेट प्रेग्नेंट, दिस आर द पॉइंट। तो ऐसे कपल जिनको इश्यू चाहिए और दे आर फेसिंग सम डिफिकल्टी, उनको ये इनवेरेबली सुबह शाम कर लेना चाहिए बैकबोन का पॉइंट। और फ्रिकल्स का मतलब होता है स्किन पे जो डार्क पैचेस बनने लगते हैं ब्राउन कलर के, तो वो भी अगर हो रहे हैं तो यहाँ करने से उसमें रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा ये जो मेरिडियन है, हब सेंटर है ह्यूमन एनर्जी की। तो यहाँ से आप जब ब्लो करेंगे तो सारी यहाँ से आपकी बॉडी के पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के कनेक्शन होते हैं। हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम दो भाग में डिवाइड है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हेड और स्पाइन, और इससे फिर पूरी बॉडी कनेक्टेड है थ्रू पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो जब आप इस पे ब्लो करेंगे तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होगी और आपकी एनर्जी इंप्रूव होगी पूरी बॉडी की। और यहाँ पर अगर बॉडी की एनर्जी इंप्रूव हो जाए तो बहुत जबरदस्त ढंग से आप किसी डिसीज से, बीमारी से फाइट कर पाते हैं, प्रिवेंट कर पाते हैं। और इस तरह ब्लो करने से ये आपके बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है। किसी का बॉडी टेम्परेचर कम रहता है या किसी का ज्यादा रहता है नॉर्मल से, तो ये नॉर्मल आ जाता है। जिसका कम रहता है उसका बढ़ जाएगा, जिसका ज्यादा रहता है नीचे आ जाएगा। अब यहां पर देखिए ये वाला पॉइंट, अपर बैक यानी गर्दन से नीचे जहां हमारे हेयर खत्म होते हैं, हेयर खत्म होने के बाद थोड़ा सा नीचे, उसी के नीचे दो जगह, ये थोड़ा सा नेक के नीचे और नेक पर पॉइंट आएगा, ये दो पॉइंट। इस पॉइंट पर ब्लो करने से जो फायदे होते हैं वो फायदे क्या हैं? ये बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम को इंप्रूव करता है। फीवर अगर है तो यहां जरूर करिए, फीवर रेगुलेट होगा। किसी को कफ का प्रॉब्लम है, शोल्डर और बैक में डिस्कम्फर्ट है, इनफेंटाइल कन्वोल्यूशन, इसका मतलब ये होता है कि बहुत छोटे बच्चों को जिनको झटके लगते हैं या जिनको सीजर होते हैं या जिनको इपिलेप्सी टाइप का कुछ होता है, बहुत छोटे बच्चे जो बोलना नहीं जानते वो बच्चे, उन बच्चों को भी अगर यहाँ ब्लो करेंगे तो इसमें बेनिफिट मिलेगा। या जिनको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, जिनको सीजर हो जाता है या ब्रेन रिलेटेड कोई इश्यू है, दीज आर द आइडियल पॉइंट कि इसको करना है। हीट स्ट्रोक, किसी को लू लगी हुई है, आप बोलेंगे लू लगी है गरम गरम में क्या गरम आप देंगे, लेकिन अगर उसको हीट स्ट्रोक हुआ है तो ये पॉइंट है, आप कर सकते हैं। किसी को वॉमिटिंग हो रही है बार बार, वॉमिटिंग रोकने के लिए आइडियल पॉइंट है अपर बैक पे, यहां पर दीजिए, वॉमिटिंग रुकने लग जाएगा। किसी को जॉन्डिस हुआ है, दिस इज द पॉइंट। तो ये इतने बेनिफिट वाले पॉइंट है। अक्सर इस पॉइंट को
ये जानकारी ना होने की वजह से हर कोई छोड़ देता है कि यार बैक पे तो कर लिया है, ये भी हो गया होगा, इस पॉइंट को अलग से क्यों करें। लेकिन आप इसको अगर करते हैं तो ये आपके बॉडी में रेजिस्टेंस को बढ़ाता है। रेजिस्टेंस मतलब इम्यून सिस्टम को अप करता है। इजीली आप बीमारी से अफेक्टेड नहीं होते, आसानी से बीमार नहीं पड़ते अगर ये पॉइंट एनर्जी से भरा हुआ रहे। तो अगर आप इस पॉइंट को करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी बूस्टर पॉइंट कह सकता हूँ इसको। और बाकी जो बेनिफिट हैं वो तो आपने अभी देख ही लिए हैं। अब ये गर्दन के साइड में इस पॉइंट को मैं हमेशा कहता हूं कि यहाँ से वेगस नर्व जाती है, और वेगस नर्व अगर एक्टिवेट रहे तो आपकी पूरी बॉडी की मॉनिटरिंग ब्रेन कर लेता है। इसी बात को दूसरे तरीके से यहाँ पे लिखा है, इट ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम सराउंडिंग टिश्यू कंट्रोलिंग द बैलेंस ऑफ द इंटरनल एनवायरमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट मतलब हमारे अंदर के ऑर्गन का आपस का बैलेंस, तालमेल बिल्कुल सही रहे। वो कैसे होगा? जब वेगस नर्व के थ्रू वो सिग्नल्स ब्रेन तक पहुंचेंगे और ब्रेन उसको मॉनिटर कर पाएगा। और ये आल्सो ब्रेन के इम्यून सिस्टम को भी सही करता है। इट मेंटेन्स हेल्थ एंड हाइजीन, क्योंकि यहाँ पर आप ब्लो करेंगे तो टॉक्सिन्स भी बाहर निकलेंगे। लिम्फेटिक सिस्टम का इससे संबंध है। और ये एक्सेसिव हीट और टॉक्सिन को रिमूव करता है। अगर बॉडी में एक्सेसिव हीट है, जिस किसी को हार्ट फ्लैशेस होते हैं, या किसी को बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, या थोड़े से में आपको बहुत ज्यादा बेचैनी पसीना आने लगता है, ये पॉइंट करिए, ये बॉडी से अतिरिक्त हीट को बाहर करता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेक के एक साइड और नेक के दूसरे साइड भी, उसका अपोजिट साइड भी। और ये हर किसी को रिकमेंडेड है और इसको मिस बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यहाँ पर आप ब्लो करेंगे तो जिन लोगों को उठते ही चक्कर आने की प्रॉब्लम है, जिनको वर्टाइगो होता है, जो बिस्तर से एकदम से उठ के खड़े नहीं हो सकते, उनको टाइम लगता है अपना बैलेंस बनाने में, चक्कर से बाहर निकलने में, वो उसमें भी ये जबरदस्त काम करता है। हमारे हेमंत भाई को मैंने ये पॉइंट बताया था, भावनगर से हैं। उनके घर में उनकी माता जी को बहुत जबरदस्त रिलीफ मिला है 2 दिन के अंदर ही। अब इसके बाद बारी आ गई आर्म पिट की, राइट। जी क्वान एक्यू पॉइंट, ये आर्म पिट पे जब आप करते हैं तो ये मेरिडियन जब एक्टिवेट होती है तो ये एब्डोमेन में जो ऑर्गन्स है उसको प्रोटेक्ट करती है। आपके एब्डोमेन, छाती के नीचे वाले एरिया में जितने पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं, सबको ये प्रोटेक्ट करती है। और सुटेबल फॉर डिसीज लाइक हार्ट एक, हार्ट एक के लिए बहुत सुटेबल है। चेस्ट टाइटनेस, अब सीने में जकड़न लग रही है, जबरदस्त पॉइंट है। फ्रोजन शोल्डर वालों के लिए बहुत बढ़िया पॉइंट है। ड्राई थ्रोट, सर्वाइकल लिम्फ नोड्स, गर्दन के आसपास के लिम्फ नोड एक्टिव होंगे। येलो आईज हैं किसी की, इनेबल टू लिफ्ट आर्म, हाथ नहीं उठा पा रहे हैं। कोरोनरी हार्ट डिसीज, इनसफिशिएंट मिल्क सीक्रेशन, बहुत से ऐसी महिलाएं हैं जिनका बेबी होने के बाद उनका मिल्क प्रोड्यूस नहीं होता सफिशिएंट, तो मिल्क सीक्रेशन अगर बढ़ाना है तो दीज आर द पॉइंट्स। दोनों साइड आप कर सकते हैं ब्लो। हार्ट डिसीज के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है, और लंग्स का कोई प्रॉब्लम है उसके लिए भी ये बहुत शानदार पॉइंट है। तो ये आर्मपिट के पॉइंट से ये इतने एडिशनल बेनिफिट है। हम भारतीय लोगों को जहां फायदा दिखता है वो हम काम जरूर करते हैं, जहां कोई फायदा ना बताया जाए तो उसमें दिल नहीं लगता। तो आज आपको लग रहा होगा कि 10 पॉइंट प्रोटोकॉल से देखो क्या क्या होता है। हम समझते थे कि ये सिर्फ वार्म अप करने वाली बात है, राइट। अब इसके बाद एक पॉइंट ये है जो हमारी स्पाइन के बिल्कुल आखिरी हड्डी के नीचे होता है। इस पॉइंट की लोकेशन है एनएस और जो टेल बोन है उसके बीच में। और यहां पर करने से फायदे क्या हैं? स्पाज्म यानी किसी भी तरह का दर्द और डिस्कम्फर्ट ये खत्म होता है। इट इज गुड इन ट्रीटिंग हेमोराइड्स, यानी हेमोराइड्स आप कह लें इंटरनल पाइल्स। अगर हेमोराइड्स बाहर की तरफ हो जाते तो हम उसको पाइल कहते हैं, और अगर वो रेक्टम के अंदर होते तो हेमोराइड्स कहलाते हैं। तो ये रेक्टल प्रोलैप्स, ये सारी चीजों में मतलब उस एरिया में ब्लडी स्टूल्स, मतलब किसी को मोशन के साथ अगर ब्लड आ रहा है, कॉन्स्टिपेशन है, इन्फ्लेमेशन है किसी तरह की जेनिटल्स में, प्रोस्टेट के प्रॉब्लम है, तमाम इम्पोर्टेंस है, लो बैक डिस्कम्फर्ट, इन सभी चीजों में। और यहाँ अगेन देखिए वही वर्ड आया, इन्फेंटाइल कन्वोल्यूशन, यानी जिनको इपिलेप्सी जैसे झटके आते हैं उनके लिए भी, चाहे वो बहुत छोटे बच्चे हों चाहे बड़े हों, ये पॉइंट जरूर करना चाहिए। और टेल बोन में बहुत लोगों को डिस्कम्फर्ट होता है, वो उसकी वजह से बैठ नहीं पाते, बैठे तो उनको बोन के आखिरी में बहुत पेन होता है, ऐसे लोगों के लिए भी वो पॉइंट बहुत जबरदस्त है।
और ये देखिए यहाँ पे एपिलेप्सी, डायरिया एंड सिजोफ्रेनिया के लिए भी इसी पॉइंट को कहा गया है। तो दिस इज वेरी वंडरफुल थिंग। ये पॉइंट आप करेंगे, डेफिनेटली बेनिफिशियल है। और अगर किसी को ये प्रॉब्लम नहीं है तो ये बात पक्की है कि ये प्रोटोकॉल में अगर इंक्लूड करेंगे तो ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेंगी, ये सही रहेंगे। इसके बाद आ जाता है ग्रोइन एरिया, जो हमारी इनर थाइस, सामने की तरफ जो थाई का फोल्ड है, उसमें वी शेप में इसको ब्लो करना होता है। और यहां पर ब्लो करने से जो हमें फायदे होंगे, वो फायदे क्या होंगे? यहाँ पर यहाँ पर किसी भी तरीके की जो इन्फेक्शन है वो खत्म होंगी, इन्फ्लेमेशन खत्म होंगे, वेनरियल डिसीजेस हैं, मीन्स जो जिनको कहा जाता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, एसटीडीज, उसमें बेनिफिट मिलेगा। और ये पॉइंट अगर आप करते हैं तो इस एरिया में जितनी भी समस्याएं होती हैं, सभी समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। इवन जो यहाँ पर अक्सर करके बहुत कॉमन होता है, इंडिया इज ए मोस्टली हॉट एंड ह्यूमिड कंट्री, तो इस जगह पर लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, खास करके दांत, खाज, खुजली के सारे प्रॉब्लम खत्म होने लग जाते हैं अगर आपने 10 पॉइंट प्रोटोकॉल में इसको इंक्लूड कर लिया। ये बहुत ही मैं कहूँगा एसेंशियल पॉइंट है। अगर किसी को यूटीआई की प्रॉब्लम भी होती है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों को यहाँ पर ब्लो करने से उसमें भी बेनिफिट मिल जाता है। अब इसके बाद आता था लास्ट, घुटनों के पीछे। घुटनों के पीछे सोच के लगता है यार इतने नीचे यहाँ करेंगे तो घुटनों को फायदा होगा, और कौन सा बड़ा फायदा हो सकता है। लेकिन आप देखें यहाँ पर, टू रिलीव द प्रॉब्लम्स ऑफ मोटर सिस्टम, हम जितना भी शरीर में जहां कहीं भी हमारी गतिविधि होती है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम है उसमें फायदा मिलेगा। लो बैक डिस्कम्फर्ट, लो बैक डिस्कम्फर्ट में लोअर लिम्ब पैरालिसिस, रिमोटाइड अर्थराइटिस, काफ क्रैम्प्स, आपके पिंडलियों में बहुत सारे लोगों को क्रैम्प की प्रॉब्लम रहती है, यहीं से रिलीफ मिल जाएगा। नेक डिस्कम्फर्ट, आप यहां पर ब्लो करेंगे और गर्दन में आराम आएगा। हिप डिस्कम्फर्ट, दिस इज कनेक्टेड टू योर हिप। नी डिस्कम्फर्ट तो अपने आप ऑब्वियस कवर होगा। वेस्ट लोअर एक्सट्रीमिटी डिसऑर्डर्स, साइटिका और सेरेब्रोवास्कुलर डिसीजेस, इपिलेप्सी, तमाम चीजों में यहां से बेनिफिट मिलेगा। तो आपने देखा कि 10 पॉइंट प्रोटोकॉल जो मैंने अभी बताए, हर जगह से सिर्फ उतना ही नहीं कि उसी जगह में फायदा हो रहा, वहां से मेरिडियन के थ्रू जगह जुड़ी हुई है ऊपर भी, और वहां भी फायदे हो रहे हैं। जैसे आर्म पिट पे ब्लो करने से लगता है कि शायद आर्म पिट पे ब्लो करने से ज्यादा ज्यादा कंधे में आराम आ जाएगा, लेकिन देखिए वहां ब्लो करने से हार्ट में भी फायदा है, लंग्स में भी फायदा है, राइट। तो इस तरह से थोड़ा सा आगे चलते हैं और अभी 8-10 ऐसी चीजें देखेंगे जिस पर ब्लो कैसे करना है, उस पर गाइडेंस मिलेगी। यहां पर इसी का कंटिन्यूएशन में देखिए, यहां पर ब्लो करने से डाइजेस्टिव सिस्टम भी इंप्रूव होता है। अब आप कर रहे हैं घुटनों के पीछे, लेकिन डिस्कम्फर्ट कहाँ का जा रहा है? एब्डोमिनल का। एक्यूट वोमिटिंग और डायरिया किसी को हुआ है तो आप यहां पर ब्लो करिए और उसको आराम आएगा। नॉर्मली हम क्या करते हैं, स्टमक एरिया में ब्लो करते हैं, ऊपर ऊपर ब्लो करते रहते हैं। आप यहां पर ब्लो करिए और देखिए उसको वोमिटिंग में रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता है। वोमिटिंग के लिए हमने 2 पॉइंट देख लिए यहाँ पे, दोनों ही पॉइंट आप ट्राई करके देखें। एक्यूट गैस्ट्रो एंट्रिटाइटिस, बड़े अजीब नाम होते हैं, ना बोलने की आदत हो तो जवान अटक जाती है। लेकिन एक छोटी सी बात आपको बताऊंगा कि जिस भी डिसीज के नाम में आखिरी में TIS लग गया, कोई भी अजीब सा नाम हो आखिरी में टिस, टिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, राइट। इन्फ्लेमेशन का बहुत अच्छा इलाज टेराहर्ट्ज है। टेराहर्ट्ज को 5 स्टार रेटिंग मिला हुआ है इन्फ्लेमेशन के ट्रीटमेंट के लिए। यानी कि कहीं इन्फ्लेमेशन है तो आप टेराहर्ट्ज दीजिए। टेराहर्ट्ज ही देना, हीट नहीं देना है, हीट से इन्फ्लेमेशन बिगड़ जाता है और बुरा हो जाता है। दूर से दीजिए, टेराहर्ट्ज दीजिए। किसी भी टाइप का टेस्ट डायग्नोज हुआ है यानी इन्फ्लेमेशन डायग्नोज हुआ है, ये काम करेगा ही करेगा। यूरोजेनिटल डिसीजेस,
यूरोजेनिटल डिसीजेस में भी आपको घुटनों के पीछे ब्लो करने से आपको रिलीफ आएगा। और ये यहां से जितना भी ब्लो करेंगे दिस विल गिव दीज पॉइंट, इस तरह के बेनिफिट देगा। अब आ जाते हैं स्पेसिफिक डिसऑर्डर्स पे, जैसे इंसोम्निया है। 10 पॉइंट प्रोटोकॉल कर लिया। अब इंसोम्निया में 10 पॉइंट प्रोटोकॉल करने के बाद आप फर्दर क्या कर सकते हो? तो ये जो आपको लाल रंग से पैचेस बताए हुए हैं, ये वो जगह है जहां पर आप ब्लो दीजिए, यहां से इंसोम्निया में आपको बेनिफिट मिलेगा। वन थिंग, आप ब्लो यहां पे करिए और नींद में इसका बेनिफिट लीजिए। ड्यूरेशन 2 to 5 मिनट। इसके बाद नेक और शोल्डर में कोई डिस्कम्फर्ट है, दीज आर द पॉइंट्स। गर्दन के पास वर्टिकली और शोल्डर में दोनों तरफ। इसके बाद अगर नेक शोल्डर से ट्रिगर होते हुए अगर आपके फ्रोजन फिंगर वगैरह जैसे उंगलियां खोलने बंद करने में दिक्कत हो रही है, तो ये वाला एरिया पकड़ के आप ब्लो करना शुरू कर दीजिए, एक तरफ से दूसरे तरफ तक, लेफ्ट टू राइट। इतने एरिया में ब्लो करिए 5 मिनट, यू विल गेट रिलीफ। नेक्स्ट शोल्डर और उसी चीज के लिए दूसरा पॉइंट है कि कंधे पर हाथ ले जाकर ऊपर करके फिर नीचे तरफ से ब्लो करिए। ये तो आपने ऊपर से कर दिया, इसके अपोजिट साइड में ब्लो करिए। तो जब आप दोनों साइड से ब्लो करेंगे 5-5 मिनट, इन चीजों में आपको तत्काल रिलीफ मिलना है। और उसी का एक वेरिएशन ये दिया हुआ है कि इस पर भी आप करें इस तरीके से। तो ये 3 हो गए आपके, 1, 2 और 3। आप इसको नोट ना कर पाए कोई बात नहीं, सारी की सारी स्लाइड्स मैं ग्रुप में शेयर करने वाला हूं, वहां से आप उठा लीजिएगा सब कुछ। नेक शोल्डर के लिए ये दिया है कि आप इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। सेंटर से स्टार्ट करें, एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हुए जाएं और एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर फिर दूसरे साइड भी कर लें। ये तो एक तरफ के लिए बताया, ऐसे आप दूसरे तरफ भी कर सकते हैं। तो दूसरी तरफ आप कर लेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। मनोज त्रिवेदी जी थोड़ा सा म्यूट कर लें। और यहां पर नेक्स्ट आपको बताता हूं, अगर किसी को लेग में प्रॉब्लम हो रही हो, साइटिका हो रहा हो, किसी भी तरीके का दर्द पैरों में है, तो इस तरीके के ट्रायंगुलर शेप में ब्लो करिए, जिस साइड दर्द है उस साइड। और अगर दोनों साइड में, दोनों लेग में दर्द उठ रहा है, तो आप लेट सकते हैं उल्टा और इस ट्रायंगल को बड़ा कर सकते हैं। एक एक साइड आएगा, दूसरा दूसरी साइड आएगा, और जो आपकी रीढ़ की हड्डी के नीचे इसका ट्रायंगल का टॉप आएगा। इस तरीके से आप ब्लो कर सकते हो और ये बहुत बहुत ही हेल्पफुल रहेगा पैरों के दर्द के लिए। लोअर बैक में और पैर के दर्द के लिए इस तरह भी ब्लो करना है फ्रंट से। ये वाला तो आपने देखा पीछे तरफ से, फ्रंट से आप इस तरह से ब्लो करेंगे, राइट। अपने दूसरे घुटने के पीछे पैर को मोड़ लेंगे, राइट, जैसे अंग्रेजी में 4 लिखा जाता है उस तरीके से। और फिर आप इस तरह ब्लो करेंगे जिस तरफ रेड ये बना हुआ है। और यह एक पैर में हो जाने के बाद दूसरे पैर में भी इस तरह से ब्लो करेंगे। ऐसा नहीं कि एक ही पैर में करेंगे, दूसरे पैर में भी कर लेंगे, दोनों तरफ। ये आपका ड्यूरेशन रहेगा 5-5 मिनट। अगर तकलीफ 5 मिनट में नहीं जाती है तो फिर नेक्स्ट टाइम आप ड्यूरेशन डबल कर लीजिए। लेग डिस्कम्फर्ट, इस तरीके से लेटकर, करवट में लेट के आप हिप से लेके नीचे पैर तक ब्लो कर सकते हैं, अप एंड डाउन। और ये काफ मसल्स में अगर क्रैम्प उठी हुई है, पिंडलियों में काफी दर्द है, तो आप यहां पर कर सकते हैं, घुटने से लेकर नीचे तक। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको सारा शेयर किया, ये आज आपने देखा। अब किसी का कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछें। इसके प्रोटोकॉल के खत्म होने के बाद, 10 पॉइंट का प्रोटोकॉल खत्म होने के बाद पानी जरूर पीना है, चार्ज करके पीना है। और चार्ज पानी पीने से आपके शरीर में एनर्जी बूस्ट होती है। प्रैक्टिकली हमने कई बार चेक किया हुआ है, बिल्कुल 100% फैक्ट बात है कि आपका ऑरा बूस्ट हो जाएगा। इवन ऐसे आदमी जिनका ऑरा 0 दिखा रहा हो, ऑरा स्कैनर पे, ये पानी पिलाते ही वो पूरा घूम जाता है, 100% दिखाने लग जाता है। और जो बिल्कुल थके हुए ड्रेन आउट रहते हैं, उनको 1 गिलास चार्ज पानी पिलाकर देखिए। आपने देखा होगा एक जूम सेशन के अंदर हमने लाइव देखा था, हमारे
वरिष्ठ मित्र अशोक कथुरिया साहब, उनका एक्सीडेंट ऐसे और चेक किया था, कम आया था, लेकिन उनको बोला सर चार्ज पानी पीजिए। पानी पीने के बाद वो खिल भी गए थे, सबने देखा यहाँ पर जितने लोग उस समय प्रेजेंट थे। और मेरे पास शैलेश भाई की तो डिमांड भी आई थी कि शैलेश भाई बोले थे सर वो वाला जूम का उतना हिस्सा काट के एक वीडियो बना के दीजिए, तो मैंने वो भी दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर बस दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। और अब आप लोगों के सवालों के जवाब की बारी है। आपका अगर कोई अनुभव है, एक्सपीरियंस है, तो वो भी आप साझा कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। जी पटेल साहब बोलिए सर, अनम्यूट करके। सर पैरालिसिस के लिए क्या करते हैं? जी पैरालिसिस के लिए हाँ, पैरालिसिस का जो संबंध होता है, पैरालिसिस का संबंध हमारे ब्रेन से होता है। अगर मैंने ये हाथ उठाया और उंगलियां मोड़ी, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल मेरा ब्रेन है। शरीर में एक एक अंग में जो भी हरकत हो रही है, उसके लिए जिम्मेदार ब्रेन है। और किसी ऑर्गन का, किसी अंग का ब्रेन से अगर संपर्क टूट जाए, तो वो वैसा ही हो जाता है जैसे घर में कोई चीज लगी है और उसकी वायरिंग कट गई कहीं से, तो उसको बिजली नहीं पहुंच रही है, वो सही होते हुए भी काम नहीं कर रहा है। राइट, पैरालिसिस ऐसी ही चीज होती है कि किसी के दाएं या बाएं हिस्से में अगर मान लीजिए ब्रेन से वो इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी सिग्नल की खत्म हो गई है, तो फिर वो अंग सही होते हुए भी काम नहीं करते। तो उसमें उस कनेक्टिविटी को स्टैब्लिश करना है, उसको वापस सही करना है। उसके लिए सिर के ऊपर 15 से 20 मिनट ब्लो करिए, दूर से करिए, क्योंकि सिर को गर्म नहीं करना है, इतने पास से नहीं बल्कि और ऊपर कर लीजिए, 1.5 से 2 फुट ऊपर से ब्लो करें। 10 से 15 मिनट 20 मिनट ब्लो करें सिर के ऊपर। और अगर बॉडी में लेफ्ट में पैरालिसिस हुआ है तो राइट में ब्लो करें, और राइट में ब्लो किया है तो लेफ्ट में करें, क्योंकि हमारे ब्रेन का राइट हिस्सा लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल करता है और ब्रेन का लेफ्ट हिस्सा राइट पार्ट को कंट्रोल करता है। तो आप अपने ब्रेन पे जब ब्लो करेंगे, और किसी को दोनों साइड हुआ है तो पूरे को करें, सारे ब्रेन को। और उसके बाद जिस जगह पैरालिसिस है उस जगह को भी ब्लो करें। हाथ में हुआ तो हाथ में ब्लो करें, पैर में हुआ तो पैर में ब्लो करें। ये करने से बहुत सारे लोगों का, इवन जिनके 5-5 साल से बेड में पड़े हुए थे, वो भी खड़े हो गए और चल पड़े हैं। और जिनको पैरालिसिस हुए ज्यादा समय नहीं हुआ, उनको जल्दी रिकवरी आती है। तो ऐसा करके देखिए, आपको रिजल्ट मिलेंगे। और पैरालिसिस पेशेंट के साथ 10 पॉइंट प्रोटोकॉल भी करना है। अब आप उसको दोनों हाथ में करिए, पैर में करिए, उसको लिटाकर पीठ पर करिए, कैसे भी करिए, लेकिन पूरे 10 पॉइंट प्रोटोकॉल करिए, उसके बाद ये करिए। समय देंगे, रिजल्ट मिलेगा। जिसने समय दिया है, हर किसी को रिजल्ट नहीं मिला है। रिजल्ट उनको नहीं मिल रहे हैं जिन्होंने पूरा टाइम नहीं दिया है। हमारे पास, आपको याद होगा, एक जूम हुआ था जिसमें वैद्य आए थे, संजय टाक, हमारे बड़ौदा से, राहुल पटवर्धन जी के मित्र। उन्होंने कहा था कि ये डिवाइस काम नहीं करता है। मैंने सिर्फ उनको इतनी बात कही थी कि आप 10 पॉइंट प्रोटोकॉल करके आजमा के देखो। उन्होंने खुद जूम में इस बात को स्वीकार किया कि जब से उन्होंने 10 पॉइंट प्रोटोकॉल शुरू कर दिया, उसके बाद से रिजल्ट मिलना शुरू हो गए। तो 10 पॉइंट प्रोटोकॉल आज आपने देखा कि सिर्फ बॉडी का वार्म अप नहीं है, ये बहुत सारी चीजों पे काम करता है, मल्टीपल चीजों पे काम करता है। तो पटेल साहब के प्रश्न का जवाब दिया मैंने। किसी और का? ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपने प्रश्न पूछा, और प्रश्नों से बहुत सारी बातें निकलकर सामने आती है। जी कुछ कहना चाहते हैं? हेलो, प्रणाम। लगता है कुछ पारिवारिक मामला चल रहा है वहां पर। किसी और का कुछ प्रश्न हो तो भाई अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। सर एक चीज पूछना था कि ये जैसे जिनको जैसे ओल्ड एज है, उनके जितने घुटनों में बिल्कुल मतलब बोन्स वीक हो रही हैं, या जैसे ग्रीस खत्म हो जाता है जी फीमेल में, है ना, एक एज के बाद ग्रीस खत्म हो गया, डॉक्टर ट्रांसप्लांट भी बोल देते हैं, घुटनों का ऑपरेशन करा लें। उसमें ये किस तरह बेनिफिट दे सकता है कि नहीं दे सकता, मतलब ग्रीस दोबारा बनता है कि नहीं बनता है, मतलब उसमें थोड़ा कुछ बताएं। जी, देखो, समझाने के लिए डॉक्टर ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं जिससे हमें गलतफहमी ऐसी हो जाती है
कि जैसे हमारा बॉडी एक मैकेनिकल स्ट्रक्चर है, मैकेनिकल स्ट्रक्चर में और शरीर में एक बहुत बड़ा अंतर है। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई मशीन की चीज है और ये उसका जॉइंट है, अब ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो ये जितना भी यहाँ पे टीयर एंड वियर होगा ये धीरे धीरे करके होगा। लेकिन जो मशीन होती है उसमें कहीं ये व्यवस्था नहीं होती कि ये जो घिसा हुआ है ये बार बार बन जाएगा। आपके शरीर, मेरा शरीर हद से हद, हद से हद बहुत हुआ 6 से 7 साल पुराना है। मेरी उम्र अगर 58 साल की है तो मेरा शरीर 58 साल पुराना नहीं है। ये शरीर मात्र 6 से 7 साल पुराना है, मैक्सिमम बता रहा हूं। और बहुत सारी चीजें तो 1 साल पुरानी भी नहीं है। आपके अगर लीवर की बात करें तो लीवर इज द यंगेस्ट ऑर्गन, 3 महीने में फिर नया बन जाता है। तो हमारा शरीर पुराना नहीं पड़ता, राइट। हाँ, ये जो नया बनने की रफ्तार है ये थोड़ी सी प्रभावित होती है, और साथ में लाइफ स्टाइल सही नहीं होने के कारण ये, और जो नए आते हैं ना वो भी बहुत जल्दी बर्बाद हो जाते हैं। रायपुर से सुनील नायक जी हैं जो केमिस्ट रिटायर्ड हैं। उनके घुटने इतनी बुरी अवस्था में थे कि उनको हर तरफ से कहा गया था नी रिप्लेसमेंट इज द ओनली सॉल्यूशन। वो जब खड़े होते थे तो उनका घुटना घूम जाता था, और उसके अंदर जो कार्टिलेज वगैरह है वो सब कुछ समाप्त थी। मैं कभी उनको लेकर आऊंगा जूम में और उनसे इंटरव्यू कराऊंगा, सब लोग सुनेंगे। उन्होंने अपनी लाइफ स्टाइल ठीक की, खाने पीने पर जो चीजें थी उनको सही किया, शाम का खाना उन्होंने जल्दी खाना शुरू किया। उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा वेट पे काम किया कि वेट भी कम किया जाए, तो खाने पे जब कट लगाए तो वेट भी नीचे आया। इसके अलावा उन्होंने टेराहर्ट्ज रेगुलर यूज किया 3 मंथ्स, और उनका मेरे चैनल पर वीडियो है जिस वीडियो में वो कह रहे हैं कि मेरा घुटना पूरी तरह से ठीक हो गया और मैं बिल्कुल बिना रिप्लेसमेंट के बिल्कुल नॉर्मल फील कर रहा हूँ, घुटने में कहीं कोई समस्या नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं इतना फिट हूं कि मैं उठक बैठक लगा के दिखा सकता हूं। तो मैंने उनको उसी वीडियो में कहा कि सर आप ऑन कैमरा नीचे बैठ के और खड़े होकर दिखाइए। तो उन्होंने करके भी दिखाया, बहुत कंफर्टेबली, उतने कंफर्टेबली शायद मैं ना बैठ पाऊं, मुझे घुटनों की प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं नहीं बैठ सकता, लेकिन उन्होंने करके दिखाया। तो विद दिस एग्जाम्पल, अगर आप कमिटमेंट करते हैं 5 से 6 महीने का, तो घुटने बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ग्रीस वगैरह खत्म नहीं होती है, ये कार्टिलेज वापस बार बार बनता रहता है। ये इस तरह की भाषा का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि हम बिल्कुल कन्विंस हो जाएं कि भाई हमारा मशीन का पार्ट जैसे घिस जाता है, ऐसे घुटना घिस गया, अब इसको नया लगाना पड़ेगा। ईश्वर ने ऐसी व्यवस्था की है कि हमारे अंदर रिन्यूअल चलता रहता है अलग अलग रेट से। तो आप करके देखें, रिजल्ट्स हैं। मैंने अपनी माताजी के घुटने के रिप्लेसमेंट को अवॉइड किया है। आज जो गेट तक चल के नहीं आ पाती थी, आज 1.5-2 किलोमीटर पैदल चलती हैं, 1 से 2 फ्लोर तक सीढ़ियां बड़े आराम से चढ़ जाती हैं। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन आपको करना पड़ेगा, और बिना बोर हुए करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप करना शुरू करेंगे तो आपको पेशेंट का फीडबैक आएगा कि कुछ हो ही नहीं रहा है, 3 दिन हो गए कुछ नहीं हो रहा है, 4 दिन हो गए कुछ नहीं हो रहा है, 1 हफ्ता हो गया कुछ नहीं हो रहा, 2 हफ्ते हो गए, ये काम नहीं कर रहा है। लेकिन ये काम कर रहा है। डोंट गिव अप बिफोर 3 वीक्स। 3 वीक्स कर लेने के बाद इतना समझ में आने लगेगा कि हाँ अब पेन कम हो गया है, अब पेन बहुत जल्दी पलट के नहीं आता है, और 2.5-3-4 महीने बिता लेंगे, हो जाएगा। हाँ, जिनका वजन ज्यादा है उनको वजन कम करना पड़ेगा, जिनकी लाइफ स्टाइल ठीक नहीं है लाइफ स्टाइल ठीक करनी पड़ेगी, खाने पीने में भी ध्यान देना पड़ेगा। सुबह उठकर पराठे पूड़ियाँ ना खाएं, सुबह उठकर 12 बजे तक जितना भी खाएं रॉ फूड खाएं, फ्रूट्स खाएं, सब्जियों को खाएं, सलाद खाएं, 12 बजे के बाद खाना खाएं, और शाम का खाना 7 बजे के पहले पहले खा लें। ये लाइफ स्टाइल में करेक्शन करें, और साथ में टेराहर्ट्ज यूज करें, घुटनों की प्रॉब्लम से आपको मुक्ति मिल जाएगी। जैसे एक प्रश्न और, क्योंकि मेरी मदर का तो वेट ऑलरेडी 15 किलो, ऑलमोस्ट 13-14 किलो गिर गया है पहले से, 1-1.5 साल पहले जी। ऑटोमेटिकली। लेकिन एक उनको दिक्कत और आपसे पूछना है, क्योंकि 2018 में उनका एक्सीडेंट हुआ था, लाइक वो गिरे थे तो उनके उनके लेफ्ट आर्म में फ्रैक्चर हुआ था।
तो थोड़ा सा उसमें मसाज मसूज या जिसको फिजियोथेरेपी करवाया गया हम्म बिकॉज ऑफ ओल्ड एज, बिकॉज शी 74 नाउ। हम्म अब वो 74 के हो चुके हैं उस टाइम 2018 में, मतलब सब लगा लीजिए ऑलमोस्ट 8 years बैक। तब भी वो उनकी उनकी बोन्स इतना स्ट्रांग नहीं था, तो डॉक्टर ने ऑपरेशन करने का एडवाइस नहीं दिया था, बिकॉज शी इज ऑन सिंगल किडनी ऑल्सो। हम्म अभी कुछ लास्ट ईयर भी डॉक्टर ने चेक किया था कि कुछ इंजेक्शन देने की बात हुई थी, लेकिन उन्होंने जब देखा कि उस रिपोर्ट्स उतना नॉर्मल नहीं थी, तो उन्होंने इंजेक्शन अवॉइड कर दिया। तो उन्होंने बोला बस अपने डाइट का ध्यान दीजिए, पेन किलर्स अवॉइड कीजिए, ये चीजें। और लेकिन तो मेरा बेसिक क्वेश्चन ये है कि जो उनके आम जो यहाँ मतलब बोलो ना दूसरी हुई बार थी, ठीक हुआ रूमा में गेलो हेलो गेलो हेलो तब हम गेलो को उनकी जो हड्डी टूटी थी, तो वो जुड़ने का कोई उसका पॉसिबिलिटी है दोबारा, तब जिस गेले डॉक्टर ने को ऑपरेशन से मना किया? हम्म। तो जो आपने बात की है, इस बात पे मैं आपका एक ग्राफिक दिखाते हुए आपको इस बात की तरफ ले जाऊंगा, जी और यहाँ से आपको वो आइडिया मिल जाएगा कि ये कैसे काम करता है। ये ग्राफिक शेयर कर रहा हूं, इसको देखिए। विटामिन डी सनलाइट जब स्किन पे आती है तो कोलेस्ट्रॉल जी को विटामिन डी में कन्वर्ट कर देती है, जी राइट। अब हम जी लोगों के पास ये हो गया कि शहर की लाइफ में हम लोग सन से एक्सपोज नहीं हो पाते, और ये पॉसिबल भी नहीं है। लेकिन जो टेरा हर्ट्ज का हम 10 पॉइंट प्रोटोकॉल करते हैं, तो उसमें से जो रेडिएशन आता है टेरा हर्ट्ज का, वो भी कोलेस्ट्रॉल को विटामिन डी में कन्वर्ट करता है। जी तो इससे एक फायदा ये होता है कि हमारा कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी कंट्रोल होता है, प्लस विटामिन डी डेवलप होता है। और विटामिन डी से क्या होता है कि विटामिन डी जब आपकी बॉडी में सफिशिएंट होता है, डेफिशिएंसी नहीं होती है, तो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। अगर विटामिन डी डेफिशिएंट हो तो 10 to 15% ही कैल्शियम बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, बाकी वेस्ट में निकल जाता है अगर विटामिन डी एडिक्वेट नहीं है। तो जब आप 10 पॉइंट प्रोटोकॉल करेंगे तो आप देखेंगे कि 2.5-3 महीने बीतने के बाद बोन्स भी उनकी मजबूत होने लगेंगी। और आपको ये पता ऐसे नहीं चलेगा, आपको एक चीज ऑब्जर्वेशन में आएगी कि उनका थोड़ा सा वेट बढ़ेगा, क्योंकि कैल्शियम जी जब बॉडी में हड्डियों की डेंसिटी बढ़ती है तो वेट बढ़ जाता है बॉडी का, राइट। जी ये मैंने प्रैक्टिकली रायपुर में देखा हुआ है। हमारी फैमिली फ्रेंड है मिस्टर अग्रवाल, उनकी वाइफ को ऑस्टोपोरोसिस की प्रॉब्लम थी, कहीं ठोकर लगे जरा सी तो हड्डी उनकी क्रैक हो जाती थी। आज वो जी पूरी तरह से ठीक है। इट टुक 5 to 6 मंथ। एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट लेके चलिए, सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगी। और यहाँ पर आपने देखा 10 पॉइंट प्रोटोकॉल में कितनी सारी समस्याएं अपने आप ही प्रोटोकॉल में कवर हो रही हैं। तो टेन जी पॉइंट का प्रोटोकॉल करिए, 2 बार नहीं कर सकते तो 1 बार करिए, और घुटनों के ऊपर 20 मिनट लगाइए, 20 मिनट। दोनों घुटनों को आप एक साथ भी कर सकते हैं, घुटनों को आपस में मिला लीजिए और दोनों घुटनों को जी एक साथ 20 मिनट कर दीजिए, दोनों ही ब्लो हो जाएंगे, एंड यू विल गेट रिजल्ट। करके देखिए, फिर बताइए। जी नमस्ते सर। जी नमस्ते। मैं सर इनकी बात का को थोड़ा बताना चाहूंगी, अमित जी की मदर के बारे में जो वो पूछना चाह रहे थे न्यूज के लिए। जी बताइए। हाँ जी सर। तो सर मैं ये बताना चाहूंगी कि जैसे जो मेरी अभी मतलब अभी तक जो मेरे लॉन्गेस्ट एक हैं जिनको मैं ट्रीट कर रही हूँ नीज के लिए, तो उनकी नीज को अभी करते हुए मुझे मतलब ऑलमोस्ट 60 सेशंस मैंने उनको दिए हैं अराउंड 3 मंथ्स के अंदर। तो उनको सर ये फर्क दिखने लग गया है अभी कि जैसे उनको ये अंदर की फीलिंग आती है कि जैसे जो घुटनों के अंदर जो उनके जख्म थे, उन्हें फील होता था कि क्योंकि 10 साल पहले ही डॉक्टर ने उनको बोला था कि उनको नी रिप्लेसमेंट अब कराना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है, बट उन्होंने गिव अप नहीं किया और वो नहीं कराना चाहती थी। तो उन्होंने अब ये इसके साथ करना शुरू किया, तो उनको अब मतलब इससे दर्द में थोड़ा राहत मिली है, पूरी तरीके से अभी ठीक नहीं हुआ है, 3 मंथ्स हुए हैं, मगर उनको ये फील होता है कि हाँ जैसे कुछ अंदर हीलिंग हो रही है। क्योंकि मेरे हिसाब से हम किसी भी मसल को अगर ठीक करते हैं तो वो जल्दी ठीक हो जाती है, अगर मतलब जैसे मांस जो भी होगा वो जल्दी ठीक होगा।
मगर हड्डी को ठीक होने में सर मेरे हिसाब से 6 से 8 महीने आराम से लगते हैं। मगर कंसिस्टेंसी ही इसमें काम करती है सर। अगर कंसिस्टेंटली वो इसके ऊपर मतलब लग के 6 से 8 महीने करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो टूटी हुई हड्डी जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं, वो भी मतलब कर जाएगी हील पूरी तरीके से। और नीज तो 100% करेंगे ही करेंगे आफ्टर 6 मंथ्स, चाहे कितना ही पुराना क्यों ना हो सर केस। क्योंकि मुझे अभी 3 महीने के बाद उनके अंदर इम्प्रूवमेंट्स आने अब शुरू हुए हैं। मतलब जैसे उनकी चाल में भी थोड़ा फर्क आया है। उनको खुद जी को फील होता है कि मतलब जैसे पहले ज्यादा लंबा नहीं खड़ा हो पाती थी, अब लंबी खड़ी भी होने लग गई हैं, काम करती हैं घर का, जैसे शी इज इन लेट 70s। तो उनको फर्क है अब सर। तो कंसिस्टेंसी इज द कीयर। तो आप मतलब कोशिश कीजिए कि हर रोज, अगर जैसे ब्लो कर, मैंने देखा है सर एक चीज की, जो आप बताते हो कि जो 20 मिनट लगातार एक ही स्पॉट के ऊपर जब हम करते हैं तो पेनिट्रेशन अच्छा रहता है उसमें। जी तो हाँ, इस जी हाँ। केस में क्या है कि जैसे जब हम अगर मैं जो उनके साथ करती हूँ, मैं यही करती हूँ, कैस्टर ऑयल जो आपने बताया था पिछली बार, जी कैस्टर ऑयल का एक थिक लेयर उसके उनके लिगामेंट्स के आसपास पूरा अच्छे से नीज को कवर करके सर 20 मिनट्स एक ही स्पॉट पे मैं उसको लगा के छोड़ देती हूँ। तो मतलब जैसे अगर घर में स्टैंड नहीं है तो कोई आप ऐसी ऐसी पोजीशन में तकिया वगैरह का सहारा लेके उसके ऊपर आप अगर एम करते हो एक ही स्पॉट के ऊपर, तो वो पूरे नी को भी कवर कर देगा सर, और वो उसकी जो पेनिट्रेशन है वो ज्यादा अच्छी होगी। बिल्कुल तो एग्जैक्टली मैं सहमत हूँ आपकी बात से। और कैस्टर ऑयल बहुत अच्छा ऑयल है, क्योंकि कैस्टर ऑयल बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करता है और किसी भी तरह की सिस्ट फॉर्मेशन, ट्यूमर फॉर्मेशन, कोई गांठ बन रही हो, उसको वो डिसॉल्व करने में हेल्प करता है। जी तो सर। बेटर है कोकोनट ऑयल की जगह आप कैस्टर ऑयल का प्रयोग करें। कैस्टर ऑयल अगर नहीं मिलता तो नेक्स्ट बेस्ट चॉइस होगी कोकोनट ऑयल। लेकिन कैस्टर ऑयल, जैसा कल्पना जी ने कहा, बिल्कुल बहुत अच्छी चीज है। किसी के कहीं सिस्ट हो, कुछ ऐसा गांठ या ट्यूमर जैसा हो, आप कैस्टर ऑयल लगा के करिए, बहुत जल्दी रिजल्ट होगा, बहुत जल्दी डिसॉल्व होती है। और इसमें बोन्स वाले मामले में टाइम लगता है, क्योंकि बोन्स हमारे सबसे ज्यादा टाइम लेती है रिन्यू होने में। हाँ जी सर पूरा बिल्कुल। पूरा अगर ह्यूमन स्केलेटन की बात करें तो पूरी ह्यूमन स्केलेटन यानी सिर से पैर तक की हड्डियां, इसको लगभग 10 साल का समय लगता है बदल जाने के लिए, पूरी तरह 100%। लेकिन इतना लंबा आपको वेट नहीं करना है। आप अ, आप 6-7 महीने के अंदर सिग्निफिकेंट रिजल्ट देख लेंगे, सर प्रैक्टिकल। इसका एक एक एग्जांपल मैं मतलब अगर कंपैरिजन करना चाहें हम लोग, तो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि जैसे जब हम किसी का भी फ्रोजन शोल्डर होता है या किसी का भी अगर टेनिस एल्बो का प्रॉब्लम होता है, तो वो सर मस्कुलर ज्यादा है स्केलेटल की वजह। तो जी हमें फ्रोजन शोल्डर के अंदर भी और टेनिस एल्बो के अंदर भी रिजल्ट बहुत जल्दी मिल जाते हैं। जी बट वही चीज अगर जब नीज पे आती है तो उसको टाइम लेता है, क्योंकि वो मतलब कार्टिलेज अगर बहुत ज्यादा मतलब जैसे सॉरी, जो नीज में है वो हड्डी जो आपने जैसे अभी दिखाया था अपने उसके थ्रू कि वो आपस में जब टकराती है तो वो घिसती भी है, और उसको दोबारा से फॉर्म करने में हमें वक्त लगता है। जी। बट यहीं पे मस्कुलर होता तो वो जल्दी ठीक हो जाता। बट क्योंकि और वो बोन स्ट्रक्चर से रिलेटेड है तो उससे वक्त लगेगा, बट इट विल डेफिनेटली वर्क। जी, और कल्पना जी, यहाँ पर एक हमारे पास इनपुट है हरियाणा से सुधीर भारती जी का, कि जब कभी आप घुटनों के लिए कर रहे हैं तो आराम भी बहुत जरूरी है। होता क्या है कि लोगों को दर्द में आराम आ गया, लोग ज्यादा चलना शुरू कर देते हैं। तो ये गलती नहीं करनी है। अगर आपको आराम मिल रहा है, राहत मिल रही है, तो आप अपना आराम करें, मूवमेंट ज्यादा ना करें, कम रखें, ताकि जो आराम आया है वो बढ़ता चला जाए। आप देखें फेयर पॉइंट। कि घुटनों के दर्द में सबसे बड़ी, बड़े ध्यान से सुनिएगा इस बात को, जी सर। कोई नहीं बताएगा इसको। घुटनों का जब लोगों को दर्द होता है या कहीं भी दर्द होता है, तो दर्द के लिए दर्द के लिए आदमी पेन किलर खा लेता है। ठीक, पेन किलर खाने के बाद वो लग जाता है काम में। और जब पेन किलर का असर खत्म होता है तो दर्द और ज्यादा होता है उसे। शरीर शरीर अगर आपको दर्द फील करा रहा है, तो शरीर दर्द के माध्यम से कह रहा है कि उस जगह को आराम चाहिए, उस जगह को आराम चाहिए। राइट। अगर मान लीजिए मेरे कंधे में दर्द उठ गया, तो ये दर्द का मतलब क्या है? इस दर्द का मतलब है कि भाई साहब इससे काम मत लो। अगर काम लोगे तो मैं यहाँ पे दर्द, पेन वाली फीलिंग देने वाला हूँ, ताकि आप तब तो रुक जाओगे। अब हम क्या करते हैं, हमने गोली खा ली और यहाँ पे प्रॉब्लम तो बनी हुई है, लेकिन अब वो पेन सेंस नहीं हो रहा ब्रेन में। राइट। ये वैसी सिचुएशन है जैसे कहीं आग लग गई
और हमने बजाय आग बुझाने के फायर अलार्म को ही जाके बंद कर दिया। अब फायर अलार्म बज नहीं रहा है, तो हम लग रहा है कि राहत हो गई। तो गोलियां खा के, पेन किलर खा के आराम ना करना, ये बहुत बड़ा मतलब शरीर के प्रति मैं कहूंगा अपराध है। उसके कारण ये सर आपने बहुत ज्यादा। सही, बिल्कुल सही पॉइंट दिया है सर आपने, ये एक अच्छा सजेशन होना चाहिए। तो आपको रिलीफ मिल गया है तो भी आप आराम करें, वापस बिल्कुल दौड़ भाग में ना लग जाएं। कम से कम 6 महीने का टाइम फ्रेम रखें, और 6 महीने के बाद फिर आप स्टार्ट हो जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन होगा क्या, जितना आराम आया उसके बाद आपने थोड़ा ज्यादा मेहनत कर ली, तो जो आराम आया था उससे ज्यादा डैमेज आपने फिर कर लिया अपने आप को। इसलिए घुटनों के दर्द में जिसको भी आप थेरेपी दे रहे हैं उनको हाथ जोड़ के विनती करिए कि अगर आपको आराम आ जाए तो आप ऐसा नहीं कि 2-4 किलोमीटर पैदल चल के फिर उसको बेकार कर लो, या आप सीढ़ियां चढ़ना उतरने लग जाओ। आप पेन के साथ जो सावधानी रखते थे, आराम आने के बाद भी वही रखो, और ये कमिटमेंट रखो अपने से 4 से 5 महीने तक, गारंटेड कार्टिलेज वापस बन जाएगा। अब होगा क्या, कार्टिलेज जरा बनना चालू या आपने ज्यादा उसको यूज कर लिया, खत्म। तो रेस्ट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट विथ थेरेपी। कभी ऐसा ना करें कि एक तरफ से थेरेपी लेते जाएं और दूसरी तरफ से अपनी मेहनत को बढ़ाते चले जाएं। वो नहीं करना है कि आपको आराम मिल गया तो आपने वॉकिंग शुरू कर दी, घुटनों की प्रॉब्लम हाँ, ज्यादा बढ़ जाएगी। बैठो ना। जी सैफाली, कुछ कहना चाहती हैं? अरे नहीं। तो थैंक यू कल्पना जी फॉर एडिंग दिस वैल्यूएबल इनपुट, और आपके ये ऐड करने के कारण कुछ बातें अच्छी निकल कर रही हैं। और थैंक यू सर। मैं स्क्रीन पे देख पा रहा हूँ डॉक्टर साहब को। कथुरिया साहब, आप अनम्यूट हैं, बोल सकते हैं। जी, आवाज मेरी आ रही? सर बिल्कुल लाउड एंड क्लियर। साहब, मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट ये करनी थी कि आपने थोड़ा बहुत टच किया है कॉन्स्टिपेशन और आईबीएस को, जी। थोड़ा इसको डिटेल में समझा दीजिए। मुझे बहुत से लोग कहते हैं हम्म। कि भाई हमें ये कॉन्स्टिपेशन और आईबीएस की प्रॉब्लम है। जी। तो कुछ लोग तो छुपाते हैं, लेकिन जब ओपन में बात होती है कुछ लोगों से जी। तो वो कहते हैं कि भाई हमें जरा डिटेल में बताओ। जी। तो थोड़ा सा डेमो का सहारा लेकर अगर आप बताएं कि जी। कितनी देर करना है, कब करना चाहिए, शाम को आफ्टर द डिनर या अर्ली मॉर्निंग उठ के करें, कितनी देर करें, और हीट तो नहीं लेनी है ये तो पता है, और पूरे स्टमक पे करें या ओनली इंटेस्टाइन एरिया में, तो थोड़ा सा इसके ऊपर प्रकाश डालें। जी, इसके लिए हम पूरा एक सेशन करवा देंगे सर। हमारे डॉक्टर आलम एक्सपर्ट हैं, उन्होंने इसके बारे में बात की थी। मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूंगा कि जो आईबीएस की प्रॉब्लम है या स्टमक की प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम स्टमक की कम और ब्रेन की ज्यादा है। आपको जब स्ट्रेस होता है तो स्ट्रेस होने के कारण एक हार्मोन रिलीज होता है, कार्टिसोल। कार्टिसोल एक अच्छा हार्मोन है जो आपको फाइट और फ्लाइट मोड के लिए चाहिए होता है, किसी खतरे की स्थिति से निपटने के लिए। लेकिन ये जरूरत से ज्यादा हो जाए तो फिर ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्टर्ब करने लग जाता है, और ये हार्मोन हमारे आईबीएस का मुख्य कारण बनता है, यहाँ तक कि इससे लीकी गट तक हो जाता है। आगे जाके इसका पूरा मैकेनिज्म मैं एक सेशन में डिटेल में बताऊंगा कि कैसे कैसे स्ट्रेस से कार्टिसोल जनरेट होगा, और कार्टिसोल रिस्पॉन्सिबल आईबीएस के लिए। नटशेल में आप ये समझ लीजिए कि जिसको भी इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, आप उसको ऑब्जर्व करके देखिए, वो 99.99% स्ट्रेस में मिलेगा ही मिलेगा। तो सबसे पहले स्ट्रेस पे काम करना है। स्ट्रेस पे काम करने के लिए आप सिर पर ब्लो करें। सिर पे ब्लो करेंगे तो स्ट्रेस में आराम आएगा, प्लस थोड़ा सा उनको थॉट पैटर्न बदलने की जरूरत है कि कोई सिचुएशन ऐसी है आपकी लाइफ में जिसको आप बदल नहीं पा रहे हो, बहुत कोशिश करने के बाद भी नहीं पा रहे हो, सब कुछ कर लिया आपने, नहीं बदल पा रहे हो। लड़के की शादी कर दी, बहू सही नहीं आई, दूसरी शादी कर नहीं सकते, बहू पसंद नहीं है, रात दिन स्ट्रेस में पड़े हुए हैं और आईबीएस हो गया है। तो बजाय इसको, स्ट्रेस को कंटिन्यू रखने के, स्वीकार कर लो कि अब यही है, और ये ऐसी ही बोलेगी, ऐसी ही बात करेगी, ऐसी ही रहेगी,
मुझे इसके साथ एडजस्टमेंट बैठा लेना है। बहुत सारी प्रॉब्लम नहीं होती हैं, वो फैक्ट होते हैं। हम लोग फैक्ट को प्रॉब्लम समझते, कोई चीज है वो फैक्ट है, तो उसको एक्सेप्ट कर लेने से भी आपका स्ट्रेस तत्काल समाप्त हो जाता है। ठीक है ना। अब किसी को मोदी जी नहीं पसंद है, भाई मोदी जी जीत गए, प्रधानमंत्री बन गए, अब वो नहीं जाने वाले वहां से, इसे एक्सेप्ट कर लो, तो आपका टेंशन खत्म हो जाता है। बहुत सारी चीजों पे स्ट्रेस हमारे ऐसे हैं जिनको अगर हम सत्य समझ के स्वीकार कर लें तो हमारा स्ट्रेस खत्म हो जाता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसको बदल सकते नहीं, वो हमसे बदला जाएगा नहीं, हमारे कंट्रोल में है नहीं, और स्ट्रेस हम पाले बैठे रहते हैं। और स्ट्रेस पाले बैठे रहने के कारण हमारा खुद का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। तो स्ट्रेस पर काम करें, अपने थॉट पैटर्न को बदलें, अपनी सोच भी बदलें, नजरिया बदलें, उससे भी स्ट्रेस कम होगा। दूसरा, स्ट्रेस अकेले बैठने से बढ़ता है और सोशल होने से कम होता है। सोशल होने के लिए मीडिया का सहारा मत लीजिए। सोशल मीडिया इज वर्स्ट थिंग फॉर स्ट्रेस। अगर आप सोशल मीडिया में गए तो आपके वहां पे स्ट्रेस को बढ़ाने वाले मसाले ज्यादा हैं, स्ट्रेस कम करने वाले नहीं हैं। आप एक अच्छे दोस्त को फोन करिए, अच्छे लोगों के साथ समय बिताइए, कोई बेसुरा सा सही लेकिन म्यूजिकल क्लब ज्वाइन कर लीजिए जहां पे आपके बेसुरे गाने पे भी बड़ी वाह वाह होती हो, वो भी बहुत अच्छा है स्ट्रेस दूर करने के लिए, कोई बुराई नहीं है उसमें। मत जाइए क्वालिटी सिंगिंग वगैरह में, वो और एक स्ट्रेस दे देगा कि आपको सीखना है। जहां भी मस्ती हो सके उस जगह को ज्वाइन कर लीजिए। तो आप देखें लाफिंग क्लब भी होते हैं, लोग सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं ग्रुप में, अपने आपस में बातें करते हैं, ये चीजें भी स्ट्रेस को नीचे रखती है। राइट। तो यहाँ पे स्ट्रेस पे काम कर लीजिए और थोड़ा सा फिर आप अपने लोअर एब्डोमेन पे काम कर लीजिए, बहुत आसानी से ये हो जाता है सही। और जब तक स्ट्रेस कम नहीं होगा तब तक आईबीएस खत्म नहीं होगी, यह बात लिख के रखिए, क्योंकि आईबीएस के पीछे जो हिडन रीजन है वो स्ट्रेस होता है। डॉक्टर साहब अनम्यूट कर लीजिए, आप तो शायद बोल रहे हाँ थे। जी। जी। ये कॉन्स्टिपेशन के लिए एक मिस्टर रंधावा किसी डॉक्टर से बात कर रहे थे, जी। और वो बता रहे थे कि कोई खास एरिया को डिस्कस यस करते करते यस यस यस, तो मैं बता उन्होंने देता हूँ। कहा कि 5 5 मिनट इधर कर लीजिए, 5 मिनट उधर कर नहीं लीजिए, सर, मैं आपको यू अपनी सी। स्क्रीन पर बताता हूँ। जी। रात को सोने से पहले 5 मिनट, ये डॉक्टर आलम सर ने बताया था और बहुत ही यूजफुल था, कि जैसे हमारी इंटेस्टाइन होती है ऐसे बनी होती है, तो उन्होंने कहा कि डिवाइस को ऑन करके रेक्टेंगुलर आप इस तरीके से मूव करें और रेक्टेंगल को छोटा करते चले जाएं, और जब ये बिल्कुल छोटा हो जाए तो फिर बड़े रेक्टेंगल से शुरू करके इस तरीके से आप सोते समय चाहे लेट के चाहे बैठ के चाहे जैसे इसको करें 5 मिनट, सोने से पहले 5 मिनट। तो ये बड़ा हेल्पफुल है कॉन्स्टिपेशन को खत्म करने में। और कॉन्स्टिपेशन के लिए एक बहुत अच्छा फार्मूला और है, इसको भी लोग ट्राई कर सकते हैं जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, कि सुबह 2 गिलास पानी चार्ज करके पिए, और अगर चाहें तो उसमें लेमन भी डाल सकते हैं। और उसके बाद ये जो अपनी चिन होती है, ये यहाँ पर इस जगह पर प्रेशर देना है, चिन पे नीचे इस तरीके से ऐसे ग्रिप करके, और कमरे के अंदर 2 4 मिनट एड़ी उठाकर चलना है, पंजों पे चलना है। तो पंजों पे जब चलेंगे और ये करेंगे तो आपको वो डाउनवर्ड मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी, और कॉन्स्टिपेशन में बड़ा अच्छा हेल्प करता है। ये मैंने बहुत से फ्रेंड्स को बताया और उन्होंने इस पर वर्क किया हुआ है। शेफाली, आपका हैंड रेस है, कुछ कहना चाहते हैं? यस सर। जी बोलिए। और सर जो सर ये कान के पीछे वाला पॉइंट है, जी सर जो हमारा वेगस नर्व का जो आप बताते हैं, जी सर यहाँ पे दूर से हमें प्रोटोकॉल देना चाहिए, क्योंकि सर आपने बताया था एक बार कि यहाँ से जो कान के थ्रू एयर जाती है, अगर हम बहुत गर्म देंगे तो सर वो ब्रेन में पेनिट्रेट करती है। तो तो सर हमें, हमारे पास अगर कोल्ड मोड है तो हम कोल्ड मोड यूज करें,
या फिर सर जो दे रहे हैं हम दूर से दे? सर मेरी अंडरस्टैंडिंग ठीक है? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और इसमें इसमें आप ब्लो करें तो कान में रुई लगा लें। कान में आपको रुई लगाना, कॉटन लगाना फायदे का है। कान में कॉटन डालें और उसके बाद ब्लो करें ताकि आपके ईयर ड्रम हीट अप ना हो। और सर कोल्ड मोड करे तो लगाना जरूरी है सर? कॉटन आपके लगाना पास जरूरी है? आपके पास प्रो मशीन है, प्रो मशीन में कोल्ड मोड होता है, बिना हीट का आप ले सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन सबके पास ओके। प्रो मशीन नहीं है, तो जिनके पास प्रो मशीन नहीं है, जिनके पास सारे मोड हीट वाले हैं, कान में कॉटन लगा लें। मतलब सर जो एयर हमारे कान के थ्रू भी जा रही है, तो सर वो हमारे कान को भी हील कर रही है और सर वो ब्रेन में तो जा ही रही है, क्योंकि यस सर इसकी टेस्टिमनी मैंने आपसे शेयर की थी। यस यस डेफिनेटली। यस आप सर। आप और चाहें आप चाहें तो अभी दोबारा शेयर कर सकते हैं उसको। हाँ सर, वो सर सर ये हेलो। हाँ मैं म्यूट कर देता हूँ, हाँ बोलिए आप। सर सर मैंने बच्चे के कान सर चेक करवाए थे, तब सर उसका पूरा अंदर से पूरा बंद आया था सर। हम्म डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि इसकी वैक्स को क्लीन कराना पड़ेगा। तो हम्म सर मैंने सर जब मैं घर पर आई सर, मैंने उसके कान को कुछ भी टच नहीं किया था, और सर वो ऑयलिंग या फिर ईयरबड कुछ भी यूज नहीं किया था। लेकिन सर जब हम 2 महीने के बाद फिर से सर दिखाने के लिए गए, तो सर वो कान पूरा अंदर से क्लीन था। मतलब सर जब चेक किया गया तो सर वो पूरा वैक्स था ही नहीं सर, पूरा कान क्लीन था। और सर मैंने तो कुछ किया ही नहीं था, क्योंकि सर वैक्स एक तरह से प्रोटेक्शन ही होता है सर। तो जी मुझे ये पता था, ले तो मुझे सर वो जाके क्लीन नहीं कराना था, ये सही नहीं होता क्लीन कराना, पर रिकमेंडेशन था कि क्लीन कराओ। मैंने नहीं कराया, लेकिन सर वो क्लीन ऑटोमेटिकली हो गया। सर ये ब्लोइंग ही किया था सर मैंने, और कुछ किया नहीं था। लेकिन आपने जब बोला था कि ईयर के थ्रू एयर जाती है तो थोड़ा दूर से करना है, जी क्योंकि गर्म एयर नहीं देनी है, तो सर वो मुझे याद था। और कोल्ड मोड तो सर मैं यूज कर ही रही हूँ। जी तो ये सर ईयर ऑटोमेटिकली क्लीन हो गए अपने आप, कोई मैंने वेरी नाइस। कुछ भी नहीं अप्लाई किया। मेरी माता जी के कान में एक प्रॉब्लम था। उनके कान में उनको हमेशा ऐसा लगता था कि कान के अंदर कुछ गीला गीला सा है, कुछ मतलब उनको ऐसा लगता था कि कान के अंदर ड्राई नहीं है, कुछ गीलापन है ऑलवेज। बहुत सारी हम्म। आयुर्वेदिक वगैरह ट्राई की, ठीक नहीं होता था। तो मैंने उनको सिंपली कहा कान पे 2-2 4-4 मिनट डेली ब्लो करो। आप बिलीव कीजिए 3 से 4 दिन में वो उनके गीलेपन की फीलिंग खत्म हो गई। और जो वो ऊंचा सुनती थी उनको, मैं ये नहीं कहूंगा कि उनका हियरिंग बिल्कुल नॉर्मल आ गया, लेकिन उतना ऊंचा अब वो नहीं सुनती है। 1-1.5 महीने के बाद हमारे घर के जो टीवी का वॉल्यूम रहता था, ऐसा रहता था कि सड़क से ज्यादा आदमी भी उसको पता लग जाता था कि माता जी कौन सा चैनल देख रही हैं, आज कौन सा सीरियल देख रही हैं। अब टीवी का वॉल्यूम इतना रहता है कि गेट से अंदर आने के बाद पता लगता है। तो दिस यस इज सर, ये सर एक्स्ट्रा बेनिफिट जी मिल जाता है सर। जी जी। यहाँ पर चंदा बहन ने एक इनपुट ऐड किया था। चंदा जी आप चाहे तो माइक अनम्यूट करके बोल सकती हैं। कुछ घी के बारे में आप बताना चाह रही थी। चंदा जी मिलेट एक्सपर्ट हैं हमारे, और नेचुरोपैथिक के एक्सपर्ट हैं। काफ़ी अच्छे टिप्स रहते हैं उनके। चंदा जी बोल सकती हैं आप अनम्यूट करके। सर अगर घी पीते हैं ना सुबह खाली पेट, दैट ऑल्सो हेल्प्स। अगर किसी को दूध सूट करता है ना, तो उसको मेडिसिन की तरह, अगर गाउठी गाय, द गिर गाय जो बोलते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा क्वांटिटी लाइक मेडिसिन विथ घी पोर्ड इन इट, अगर वो पियेंगे तो उससे काफी हर चीज में, ये जो ग्रीस है बोन्स में, हम्म स्किन में, आईबीएस में, और डिटॉक्स हो जाता है जो भी ब्लॉक्ड है ना हमारे बॉडी सिस्टम में, वो हेल्प जी। करता है। बिकॉज आई डू इट, आई ड्रिंक घी, इट तो हेल्प्स मी ऑल्सो। आपको कहीं से भी A2 घी मिलता है तो हाँ। A2 घी जरूर लीजिए, A1 घी मत लीजिए। A2 घी, जिसके लिए बोला इन्होंने गिर गाय का घी, वो A2 मिल्क होता है, अच्छा रहता है। और थोड़ा सा ही लेना है, तो बहुत महंगा भी मिलता है, तो ले लीजिए, करके देखिए, अच्छा रिजल्ट है इसका भी। और जब घी की बात निकली है तो एक मेरे को बहुत
पहले का टेस्टिमोनियल याद आ रहा है। हमारे फैमिली फ्रेंड है मिस्टर अग्रवाल, उनके छोटे बच्चे का हाथ में कुछ स्वेलिंग आ गया था यहाँ पर, खेलते खेलते कुछ झटका लग गया और स्वेलिंग जा नहीं रही थी, कितना भी ब्लो कर रहे थे जा नहीं रही थी, जा नहीं रही थी। एक दिन मिसेस अग्रवाल ने उस पर घी लगाकर ब्लो कर दिया और एक ही बार में वो स्वेलिंग ऐसी गई कि स्वेलिंग पलट कर नहीं आई। तो वो उन्होंने मुझे शेयर किया था, आज अचानक मुझे याद आ गई उनकी बात। तो घी के मिरेकल भी बड़े सारे हैं। तो कभी मान लीजिए किसी को ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसी सूजन है, कुछ है, स्वेलिंग है, वाटर रिटेंशन वाली नहीं, ये अलग, जिसमें गड्ढा बन जाता है उस सूजन पे घी मत लगाइए। घुटनों पर भी घी लगा के, कैस्टर ऑयल की जगह देसी गाय का घी लगा के भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो करके देखिए, घी के बड़े चमत्कारी रिजल्ट होते हैं। और हमारे संजीव सर भी A2 घी के बिल्कुल फैन है, उनके पास भी काफी इनपुट्स हैं A2 घी के बारे में जो हमसे साझा करते रहते हैं, और चंदा जी ने शेयर किया। थैंक यू चंदा बहन, सर सो नाइस ऑफ सर यू। वन मोर थिंग टू ऐड ऑन प्लीज। ये जी। जो गोंद होती है ना, जो खाने वाली गोंद, हम्म। मुझे गोंद पता है, ईटिंग गम बोलते हैं जिसको, जिनको बोन्स की जॉइंट्स में प्रॉब्लम है, जैसे बड़े बुजुर्ग होते हैं, पहले जमाने में हमारे घरों में लड्डू बनते थे ना, आटे और घी जी और गोंद के जी और ड्राई फ्रूट्स के। जी। तो अभी वो हम लोग हमारे कल्चर छोड़ रहे हैं, तो हम्म। वी हैव टू ब्रिंग बैक द कल्चर। नट्स और गोंद अगर खाते हैं ना, हम जी। लोग सिंधी जो क्या करते हैं, गोंद को पहले पाउडर बनाते हैं, उसको फ्राई करते हैं घी में, हम्म। और एक वो जो हलवा बनता है ना, कड़ा प्रसाद जिसको बोलते हैं, आटे हम्म। में भूनकर अगर खा ले, immediate relief आएगा। That is also like medicine because that is too much of calories. 2 चम्मच खा लिए तो बहुत बिल्कुल बिल्कुल सही है। और जिनको भी लड्डू ऑर्डर पे बनवाने हो तो चंदा जी को आप कांटेक्ट कर सकते हैं। है। सर अभी लड्डू बनाने का काम मत दो आप मुझे। सर मैं भी एक इनपुट देना चाहूंगी। जी। अभी मैंने आपसे जैसे लास्ट वीक एक बार डिस्कस किया था कि मुझे वाइब्रेशन टाइप का फील होता है पूरी बॉडी के अंदर, मैंने आपको बताया था सोते समय जैसे फीलिंग आती है, तो वो मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया था उस चीज के लिए। जी। तो उन्होंने बताया कि ये एनजाइटी का कोई डिसऑर्डर है, उसको एनजाइटी न्यूरोसिस करके कुछ बोलते हैं, तो उसका कोई रियल रीजन नहीं बताया उन्होंने। कहते हैं कि अभी तक अनआइडेंटिफाइड है कि ये क्यों होता है। हम्म। तो जब जब ये चीज पता चल गया कि अब एंजाइटी है, तो मैंने, आपने जिस तरीके से गाइड किया था मुझे कि हेड के ऊपर जैसे स्ट्रेस से रिलेटेड अगर है वो चीज, तो अगर हम हेड पे ब्लो करेंगे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से तो उससे आराम पड़ेगा। तो सर मैंने पिछले हफ्ते से, आप मान के चलिए, मैं हर रोज रात को सोने से पहले 15 से 20 मिनट एक लेवल पे उसको करके, मतलब अराउंड 1 से 1.5 फुट पे मैं करके, और लो हीट पे बिल्कुल जिसको कहते हैं, जी। उसको मैं यूज कर रही हूँ सर। तो उससे जो वो वाइब्रेशन जो होती थी बॉडी के अंदर, जो ट्रेमर्स आ रहे थे, वो आप सर मान के चलिए 70% तक अब ठीक है सर। मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली, डॉक्टर ने 3 अलग अलग तरीके के 3 महीने के लिए मेडिसिन दी थी मुझे। तो माय। उन्होंने मुझे बोला था ये चीज कि आपको ना महीने के बाद या 1.5 महीने बाद फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। तो मैंने, मेरा मकसद सिर्फ डायग्नोसिस कराना था, वो मुझे पता चल गया। तो मैंने अब जब करा तो आई वांटेड टू टेल यू दिस कि उसमें फर्क पड़ रहा है सर। तो अगर वो स्ट्रेस से ही इंड्यूस्ड था जो ट्रेमर्स थे, या जी। एंजाइटी ट्रेमर्स थे, तो उसमें अब फर्क है सर। कुल मिला के जो भी मामला था वो ब्रेन से था। ब्रेन से था, यस सर। किसी भी तरीके के ट्रेमर्स आते हैं, किसी भी तरह की हाँ। वाइब्रेशन होती है, वो ब्रेन से ही जनरेट हम्म। होती है। हाँ। इवन पार्किंसन में भी जिनके हाथ यूं कांपते रहते हैं, हम्म। उनके लिए फायदा ब्रेन पे करने से ही होता है। हेड एरिया में करिए, ये वाइब्रेशन बंद हो जाते हैं। हाँ जी। तो वो इस। तो सर जो मेरे पार्किंसन के जो पेशेंट आते हैं उनके साथ तो सर ये होता ही है कि एक पर्टिकुलर हेड एरिया है उनका, हम्म। जब हम उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब हम एम करते हैं तो उनका ट्रेमर बंद हो जाता है लेफ्ट हैंड का। यस। तो ये जितनी भी इस तरह की चीजें होती हैं, वो ब्रेन बहुत उसके लिए सही जगह है जहां पर उसको अप्लाई किया जाए। मुझे खुशी है कि आपको रिजल्ट मिला, और आप इसको करते रहें, आप पूरी तरह से इससे बाहर आ जाएंगे। हाँ जी, थैंक यू सर। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। शेफाली, आपने हैंड रेस किया, मैं वापस बुकिंग कर निखिल दिया। साहब, मैं एक लास्ट का एक क्वेश्चन मेरा ये है जी। कि नेचुरोपैथी सेज आयुर्वेद में कि आप त्रिफला ले लें, कॉन्स्टिपेशन की बात कर रहे हैं, जी। त्रिफला ले लें, दिव्य चूर्ण ले लें, नित्यम ले लें, और वो ये भी कहते हैं कि अगर आप कैस्टर ऑयल को
या तो रात में दूध में डाल के पी लें या फिर उसे नाभि में लगा लें, तो उससे कॉन्स्टिपेशन में बहुत फर्क पड़ता है। जी लेकिन मेरा मेरा जो एक्चुअल सवाल था कि ये सब चीजें तो लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन खाली हमारा इक्विपमेंट टेरा केयर को एक्टिव प्लस को यूज करते हुए, हाँ मतलब जो प्रोसीजर था, जी मैंने उसके लिए रिक्वेस्ट किया था। वैसे हेड तो एरिया, लोगों के काम चल रहे हैं, हाँ हेड आप एरिया पे, बताइए। हाँ हेड जी एरिया पे करेंगे जी, और स्टमक पे करेंगे। हेड एरिया एंड स्टमक। हाँ हेड एरिया पे ब्लो करेंगे, दूर से हीट नहीं देंगे, दूर से ब्लो करेंगे। ये कितना जी, 5 मिनट या 2 मिनट? 2 से 5 मिनट काफी है। और और स्टमक पे 5 मिनट? स्टमक पे 5 मिनट सोने से पहले कर लें। जी ये आपके स्टमक को बिल्कुल सेल्स को एक्टिवेट कर देता है और रात भर वो अपना सही काम करके आपको सुबह अच्छा परिणाम दे सकते हैं। और ये डॉक्टर आलम का प्रोटोकॉल है, उन्होंने ग्रुप में बहुत लोगों को बताया, बहुत लोगों ने इसको ट्राई किया है एंड सभी को बेनिफिट मिला है। तो जिनको कॉन्स्टिपेशन है वो इससे बेनिफिट लें। कॉन्स्टिपेशन वालों को एक बात है कि अगर आप सफिशिएंट वाटर इंटेक नहीं है आपका, तो वाटर इंटेक आपको करना चाहिए। जितना पानी पिए दिन में चार्ज करके पिए। चार्ज पानी बड़ा लाइट फील होता है, ये पिया भी जाता है ज्यादा। चार्ज पानी पियेंगे, 7 से 8 गिलास पानी डेली कंज्यूम करेंगे। कई बार सब कुछ सही होने के बाद आखिर में निकलता है कि पानी ही नहीं पीते। अगर पानी नहीं पियेंगे तो वो जो डाउनवर्ड मोशन होनी चाहिए और स्टूल में सॉफ्टनेस होनी चाहिए, वो सॉफ्टनेस नहीं रहेगी तो वो कॉन्स्टिपेशन का कारण बनता है। तो ये भी एक वॉच रखनी पड़ेगी कि तमाम चीजें कर तो रहे हैं सब आप, लेकिन पानी कितना पी रहे हैं। मैं बहुत से जी लोगों को ऐसा जानता हूं कि वो मुझसे कहते नहीं पानी तो हम बहुत पीते हैं, बढ़िया पीते हैं। उनको मैंने एक चीज बोली और वहां पे उनको समझ में आ गया कि पानी नहीं पीते। मैंने बोला आप पानी गिलास से पीना बंद कर दीजिए, आप पानी पीजिए बॉटल से। 1 लीटर की बोतल भरिए और उसको खत्म हो जाए तो दोबारा भरिए और चेक करिए कि आपने एक दिन में कितनी बार बोतल भर ली, कितने बार पी लिया। आप हैरान हो जाएंगे, लोग एक बोतल पानी नहीं पीते सर। एक बोतल खत्म नहीं होती उनकी। ऑफिस ले जाते हैं एक बोतल, शाम को पानी बचा के ले आते हैं। आप बच्चों को देखिए, छोटी सी वाटर बोतल लेके जाते हैं और जब लौट के आते हैं घर तो उसमें पानी बचा रहता है। और अगर पूछेंगे तो नहीं नहीं पानी तो हम बहुत पीते हैं। आज बच्चों में देखिए, बच्चे घंटों मोबाइल गेम में लगे रहते, खाना पीना सब भूल जाते हैं। लॉन्ग लॉन्ग बड़े बड़े इंटरवल में पानी पी रहे हैं। एडल्ट्स के साथ भी ये हो रहा है कि पानी पी रहे हैं बड़े लंबे लंबे इंटरवल में। पानी अपने को चाहिए छोटे छोटे इंटरवल में। आप किसी गमले में पौधा लगाया है तो हफ्ते भर का पानी एक बार में नहीं डाल सकते, आपको रोज डालना है। ऐसे ही हमारे जो सेल्स है उनको पानी थोड़े थोड़े इंटरवल में चाहिए। एक साथ सुबह पी लो और फिर शाम को पी लो, वो कमी पूरी नहीं कर सकता। आपको थोड़े थोड़े इंटरवल में पानी पीना चाहिए। तो इसके लिए एक बड़े हाइड्रेशन से रिलेटेड एप्स भी आते हैं मोबाइल में, जो आपके वाटर रिमाइंडर होते हैं। आप ऐसा कोई ऐप डाउनलोड कर लिए, मोबाइल आपको रिमाइंड कराएगा कि आपका पानी पीने का टाइम हो गया और वो काउंट भी करेगा कि आपने कितना पानी पिया है। तो वाटर अलर्ट, आप गूगल प्ले स्टोर में जाएं और वाटर अलर्ट लिखें, आपको बहुत सारे ऐप मिलेंगे। जो आपको पसंद आया इंस्टॉल कर लीजिए, तो वो आपको मॉनिटर कर देगा कि आपका वाटर इंटेक कितना है। तो शेफाली जी कुछ कहना चाहते हैं चलते चलते? सर मैंने कहीं एक आर्टिकल पढ़ा था कि सर जैसे हमने बॉटल ली पानी की और सर हाफ बॉटल एक बार में पी गए। सर ये सबसे वर्स्ट होता है, क्योंकि सर ये वाला पानी सर कभी कभी सर ब्रेन में स्वेलिंग या सर कुछ भी एकदम से कर सकता है। तो सर 50 ml पानी आप थोड़ी थोड़ी देर में पी सकते हैं। 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट के डिफरेंस में 15 ml, 50 ml पानी से ज्यादा कंज्यूम नहीं करना चाहिए। सर एक साथ पानी पीने से सर वो बहुत डेंजरस हो सकता है सर ब्रेन के लिए। सर ये मैंने पढ़ा था सर किसी आर्टिकल में। बिल्कुल, आपने जो पढ़ा है ठीक पढ़ा है। उसकी वजह ब्रेन और पानी का कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट लिंक है। क्योंकि जब आप पानी एक बार में बहुत सारा पियोगे
तो बॉडी के अंदर कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं बना हुआ है कि जहां पर पानी जाके स्टोर हो जाए और धीरे धीरे यूज होता रहे। ये फैसिलिटी ऊपर वाले ने सिर्फ ऊंट को दी है, यस सर। कैमल को दी है, बाकी यस किसी को नहीं दी है, बाकी को बार बार पानी पीना पड़ेगा। यस तो सर। आप एक बार में बहुत ज्यादा पानी पी लोगे तो वाटर को बॉडी होल्ड नहीं करेगी, उसको बाहर निकाल देगी। और जब वो पानी निकलेगा तो वो पानी अपने साथ बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट्स लेके भी निकल जाएगा, जिसमें आपकी बॉडी से मैग्नीशियम, सोडियम, इस तरह के काफी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट बाहर हो जाते हैं। और इसमें से अगर बाहर हुआ तो ये फिर ब्रेन को अफेक्ट पड़ता है। इसलिए बहुत ज्यादा पानी एक बार में पीना नुकसान का हो जाता है कि वो बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स को बाहर कर देता है। तो इसलिए पानी थोड़ा पिए, कम पिए, बार बार पिए, दैट इज बेटर चॉइस। और और पानी आपको कितना पीना है इसकी कैलिब्रेशन का कोई स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं है कि 7-8 गिलास मतलब हर एक को 7-8 गिलास ना। इसका कैलिब्रेशन सिर्फ और सिर्फ एक चीज से हो सकता है, वो है आपके यूरिन के कलर से। अगर आपको ये देखना है कि आप पानी कितना पी सकते हैं, इसको कैलिब्रेट करना है, तो आप ऐसे कैलिब्रेट करिए कि व्हेन यू यूरिनेट तो आप उसके कलर को देखिए कि उसका कलर क्या है। अगर बहुत डार्क येलो है, यू नीड टू इंक्रीज वाटर, आपको पानी बढ़ाने की जरूरत है। अगर वो येलो दिख ही नहीं रहा है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वाटर जैसे ही दिख रहा है, मतलब आप जरूरत से ज्यादा पानी पी रहे हैं, आपको वाटर रिड्यूस करने की जरूरत है, कम करने की जरूरत है। हर एक का अलग अलग रिक्वायरमेंट है, एक स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं बन सकता। तो आप अपने यूरिन के कलर को ऑब्जर्व करिए और उससे फिर कैलिब्रेट करिए कि पानी को बढ़ाना है कि घटाना है। So thank you so much Sefali for valuable input। और अब यहाँ पर रुकना चाहेंगे क्योंकि 1 hour 30 minute हो गए हैं। जूम की रिकॉर्डिंग भी काफी लंबी हो जाती है, लोगों को काफी बड़ा फाइल देखना पड़ता है, अपलोड करने में मुझे दिक्कत होती है। सो यहाँ पे रुकते हैं और बस कल फिर मिलेंगे 9 बजे आपसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा, जितनी स्लाइड आज मैंने दिखाई वो सारी भी अभी पोस्ट कर दूंगा, आप ग्रुप से अभी के अभी उसको ले सकेंगे। सो थैंक यू सो मच, आप सभी के लिए वही दुआएं। व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जहां भी रहें जबरदस्त रहें। और मिलते हैं कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट।